नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज के चैप्टर में हम नंद वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि किस प्रकार से हर्यक वंश के शासक को मारकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने मगध में 412 ईस्वी पूर्व के आसपास शिशुनाग वंश की स्थापना की और इस शिशुनाग वंश के शासकों ने 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। लगभग 67 वर्ष तक शिशुनाग वंश ने मगध पर शासन किया और 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके एक व्यक्ति ने एक नए वंश की स्थापना की जो मगध में नंद वंश के नाम से जाना जाता है। आज हम उसी नंदवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करने वाले व्यक्ति को विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। पुराणों में उसे महापद्म कहा गया है, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो महापद्म या उग्रसेन एक ही व्यक्ति के नाम थे और इसी महापद्म ने अंतिम शिशुनाग वंश के शासक महानंदीन की हत्या करके नंदवंश की स्थापना की। इसके बारे में जैसा इसके नाम के बारे में अलग अलग वर्णन है, वैसे ही महापद्म या उग्रसेन के वंश के बारे में भी मतभेद है। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही साक्ष्य नंदों को शूद्र अथवा निम्न जातीय उत्पन्न होने के बारे में संकेत करते हैं। पुराण कहते हैं कि महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इसके लिए शूद्र गर्भोद्भव लिखा हुआ है पुराणों में। विष्णु पुराण में एक और बात लिखी गई है। वह कहता है कि महानंदी की शूद्रा से उत्पन्न महापद्म अत्यंत लोभी तथा बलवान एवं दूसरे परशुराम के समान सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। सर्व क्षत्र नाशक शब्द उसके लिए काम में आया है। जैन ग्रंथ प्रशिष्ट प्रवरण के अनुसार वह एक नापित पिता और वेश्या माता का पुत्र था। इसी प्रकार आवश्यक सूत्र में उसे नापित दास या नाई का दास कहा गया है। महावंश की टीका में उसे नंदू को अज्ञात कुल का उत्पन्न बताया गया है और ये कहा गया है कि वह डाकुओं के कुल का एक मुखिया था जिसने मगध पर अवसर पाकर बलपूर्वक अधिकार स्थापित कर लिया। जैन धर्म से संबंधित जो की पुस्तकें हैं उनके मत के अनुरूप ही जो यूनानी साहित्य है उसमें भी हमें नंदों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम कर्टियस की बात करें तो कर्टियस ने महापद्म को अग्रमीज कहा है। वो कहता है कि अग्रमीज का पिता एक नाई था और उसने रानी से मिलकर मगध का राज्य हथिया लिया। इसी प्रकार का उल्लेख डायोडोरस ने भी किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यूनानी साहित्य है वो भी नंदू को निम्न कुल का मानते हैं। तो यूनानी जो साहित्यकार हैं, चाहे कर्टियस हो चाहे डायोडोरस है, वो मोटी मोटी जो उनका जो विवरण है वो एक जैसा सा है, कुछ उनमें डिफरेंस है, परंतु ये मोटे रूप में ये कहते हैं कि यह एक नापित पुत्र था, नाई का पुत्र था और इसने अपनी सुंदरता के कारण रानी के मन में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था और फिर उसके साथ मिलकर उसने उसके मगध के शासक की हत्या कर दी और फिर वह बलपूर्वक
मगध का शासक बन गया और उस एक नए वंश की स्थापना उसने की, जो इतिहास में नंद वंश के नाम से जाना जाता है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और 9 राजा होने के कारण ये नवनंद कहलाते हैं। महाबोधि वंश नामक पुस्तक में उनके नाम भी दिए गए हैं। उसके अनुसार उनके नाम थे, पहला व्यक्ति उग्रसेन, उसके बाद में पांडुक, फिर पांडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोवीपाणक, सातवां दस सिद्धक, आठवां कैवर्त और 9वां धन। इसमें प्रथम अर्थात उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है और शेष 8 संभवतः उसी के पुत्र थे। महापद्मनंद, जिसे उग्रसेन कहा गया है और यूनानी इसे अग्रमीज कहते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था और अब तक के मगध के सिंहासन पर जितने भी शासक बैठे उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी और असंख्य सेना थी। पुराणों में इसे कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्वक्षत्रांतक, दूसरे परशुराम का अवतार, जिसने अपने समय में सभी प्रमुख राजवंशों की विजय प्राप्त की, उसने एक छत्र शासन की स्थापना की, इससे उसे एक राट की उपाधि भी दी जाती है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने संभवतः 344 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 316 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। माना जाता है कि इसने, जैसा कि पुराण कहते हैं, अपने समय के सभी शासकों को पराजित करके जो मगध साम्राज्य था उसको एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके द्वारा पराजित राजाओं का उल्लेख यदि हम करें तो इसमें इक्ष्वाकु, पांचाल, कौशेय, हय्य, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वितिहोत्र के राज्य शामिल हैं और इन प्रदेशों को जीत कर उसने इन सभी को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार से उसका साम्राज्य था, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया। यदि हम उसके अधीन साम्राज्य का एक चित्र खींचना चाहें तो हम कह सकते हैं पंजाब से पूर्व गोदावरी तक का इलाका और कुछ महाराष्ट्र एवं मैसूर का इलाका भी उसके अधिकार में था। इन समस्त प्रदेशों के ऊपर महापद्मनंद का अधिकार था। तो शिशुनाग वंश के जो शासक था शिशुनाग, उसने जो साम्राज्य विस्तार महापद्म के लिए, नंद के लिए छोड़ा था, उसको महापद्मनंद ने और ज़्यादा विस्तार देते हुए एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। महापद्मनंद पहला व्यक्ति था, यानी पहला शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में भी विजय प्राप्त की। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भी इसका उल्लेख हुआ है। इसके अनुसार ये एक नंद राजा जिनाशन की एक प्रतिमा उठा ले गया था और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। इस प्रकार वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हुआ जिसका विस्तार गंगा घाटी के मैदानों से बाहर तक हो गया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना महापद्मनंद ने की। तो एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने के बाद महापद्मनंद की मृत्यु हुई और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो हुए उनकी संख्या हमें 8 मिलती है, परंतु उनके शासन के विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है।
अंतिम नंदवंश के शासक जिसका नाम धनानंद था, धननंद या धनानंद, उसका उल्लेख अवश्य मिलता है। यह धनानंद सिकंदर का समकालीन था और यूनानी लेखों ने उसे अग्रमीज कहा है। पीछे के स्लाइड में हमने महापद्मनंद के लिए अग्रमीज शब्द काम में ले लिया था, इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें। अग्रमीज वस्तुतः धनानंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। अग्रमीज का मतलब है उग्रसेन का पुत्र, और यूनानी लेखकों ने उसे इसी नाम से पुकारा है। यह व्यक्ति धन का बड़ा लालची था और इतना लालची था कि इसने जो भी आय का अवसर उसको नज़र आता था उन सब पर वो कर लगा देता था। इसने चमड़े पर, खानों के पत्थर पर, गोंद आदि पर भी कर लगाया और इस धन के अतुल धन संपत्ति उसने इस धन से इस प्रकार के करों से इकट्ठी की। यूनानी लेखकों की अगर हम बात करें, उनका विश्वास करें, तो वो कहते हैं कि इसके पास एक इतनी विशाल सेना थी और अतुल संपत्ति थी। कर्टियस के अनुसार उसके पास 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ तथा 3,000 हाथी थे। इसी प्रकार एक और विद्वान जेनोफेन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहता है। संस्कृत और तमिल और सिंगली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रशाल उसका सेनापति था और उसका जो साम्राज्य था वो विशाल साम्राज्य था, जिसके अंतर्गत हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। और जैसे कि हमने संपत्ति के बारे में इसकी चर्चा की है, कथासरित सागर में भी इसकी संपत्ति के बारे में उल्लेख हुआ है। वो कहता है, वो कथासरित सागर कहती है कि इसने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय कि 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य आज कितना हो सकता है। इन 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को गंगा के भीतर एक सुरंग में इसने गड़वा दिया था। तो एक विशाल सेना और अतुल धन संपत्ति का मालिक ये धनानंद था, परंतु चूँकि इसने हर छोटी मोटी कार्यों के ऊपर भी टैक्स लगाया और इस कारण से जनता में वह अलोकप्रिय हो गया और इसी अलोकप्रियता का फ़ायदा उठाया मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके एक नए राज्य की स्थापना की जो हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। बहुधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि नंद साम्राज्य का क्या महत्व है इतिहास में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभरता है। पहला महत्वपूर्ण जो महत्व का बिंदु है वो ये कि नंदवंश निम्न वर्ण के उत्कर्ष का प्रतीक है, क्योंकि अधिकतर ग्रंथों में इसे निम्न वर्ण से उत्पन्न माना गया है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये निम्न वर्ण से संबंधित था। और ये है एक प्रकार से शासक वर्ग में निम्न वर्ग के उत्कर्ष की स्थापना इसने की। नंद वो पहला वंश है जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत भारत का एक बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था और इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। कर्टियस ने भी बताया है इसके बारे में। और अतुल संपत्ति इसके पास थी और इस विशाल सेना और अतुल संपत्ति के बल पर ही इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कभी कभी इन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है।
और बहुत सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि नंदू वो नंद ही थे जिनकी विशाल सेना और अतुल संपत्ति के आधार पर या उसको आधार बनाकर मौर्यों ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि वो नंदू ने मगध में एक प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्थापना की, जो कि इससे पहले हमें नज़र नहीं आती। इसके काल में पाटलिपुत्र शिक्षा और साहित्य की नगरी के रूप में विख्यात हुआ। इसके ज़माने में बहुत से जो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय विद्वान हुए, जिनमें महापद्मनंद के मित्र पाणिनि उल्लेखनीय हैं। पाणिनि के बारे में हम सब लोग जानते हैं, उनके ग्रंथ के बारे में जानते हैं। इसके अलावा वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, व्याडी, कात्यायन भी इसी काल में हुए। नंदवंश ने कुछ जन कल्याण संबंधित कार्य भी करवाए, इसका उल्लेख हमें हुआ है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में हम चर्चा की थी कि इन्होंने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। और ये भी उल्लेख आता है कि इन्होंने एक दानज्ञ यानी दान विभाग भी खोला था, जो दान देने का कार्य करता था। तो इस प्रकार नंदवंश मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में स्थापित हुआ और प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में वह सफल हुआ। और इसी को बेस बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।